सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वागत है सुमित आपका और वीकली एक्सपायरी का दिन चैनल भारतीय बाजारों के लिए आज बाजीगर में बढ़िया सत्र कह कृपया सकते हैं। लगातार सब्सक्राइब तीसरा दिन करें। जबकि भारतीय बाजार तेजी के साथ आज क्लोज होते हुए दिखाई पड़े और शुरुआती कारोबार की जो तेजी थी वो सेकंड हाफ में और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े। हालांकि जो मोमेंटम फर्स्ट हाफ में था वो कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में था, वो सेक्टर्स की ग्रिप चेंज होकर दूसरे सेक्टर्स में आते हुए दिखाई पड़ी। पहले हाफ में IT कमांड में था और एक अच्छी तेजी वहां देखने को मिल रही थी। सेकंड हाफ में बैंक्स और NBFCs सेकंड हाफ में तेजी में आया और वहां से कमांड आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो एक अच्छा मूव वहां देखने को मिल रहा था। रियल स्टेट आज सुबह से ही तेज था, लेकिन रियल स्टेट में भी जो फर्स्ट हाफ की तेजी में थे वो सेकंड हाफ में ढीले पड़े और जो सेकंड हाफ नए स्टॉक आए कुछ जो सेकंड हाफ के अंदर तेजी पकड़ते हुए दिखाई पड़े। तो अलग अलग तरीके से मार्केट आज पैन आउट कर रहा था। मेटल में मोमेंटम था, ऑटो में सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम था, मिड कैप IT में जोरदार तेजी थी, रियल स्टेट स्पेस तेजी में कामकाज कर रहा था। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स के साथ साथ PSU बैंकिंग बास्केट तेजी में था। PSU बैंकिंग के साथ साथ PSU कंपनीज तेजी में थी। ONGC, कोल इंडिया, MTNL, सभी NBCC, इन सब में खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और इसके अलावा कुछ और अगर आंकड़ों की बात करूं तो एक अच्छा मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा था अलग अलग सब सेक्टर्स के अंदर भी। मिसाल के तौर पर लॉजिस्टिक लास्ट आवर में जोरदार बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। सीमेंट में सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आज मेटल को अगर आप छोड़ भी दें तो मेजरली बाकी सभी में तेज़ी थी। QSR स्पेस में तेज़ी थी, सेलेक्टिव लिकर में तेज़ी थी, इसके अलावा सेलेक्टिव रेस्टोरेंट्स या सेलेक्टिव पोल्ट्रीज एंड हैचरीज, ऐसे बहुत सारे सब सेक्टर्स थे जहाँ पर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रहे। तो अलग अलग मूड माहौल बेहतर और ये लगातार तीसरा दिन था, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से भी आउट परफॉर्मेंस आ रही थी। तो रिसेंटली जो बाजार ने लोज बनाए थे उसको एक नियर टर्म बॉटम बना के मार्केट ने पुल बैक दिया और 17,000 के लेवल्स को पहले पार किया, फिर 17,100 के जोन्स के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल बेहतर जो ट्रेंड है वो मार्केट्स का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, क्योंकि हफ्ते का आखिरी जो हफ्ते का वीकली एक्सपायरी भी था तो ये मार्केट मान ही रहा था कि शायद थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो उतार चढ़ाव पा रहा है और इसलिए सेकंड हाफ में मार्केट ने एक झटका नीचे का दिया और वापस एक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। खैर चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और कुछ सवालों को शामिल करते हैं। कोशिश करता हूँ कि आज मैं शायद सारे सवाल शामिल कर पाऊँगा। हाँ, मैं आज देख पा रहा हूँ। अच्छा जी, दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पहला सवाल, ब्राइट क्रोम ग्रुप और डेसिफर लैब्स। बलदेव साहब माफ़ी, पहले तो डेसिफर लैब को तो मैं ट्रैक भी नहीं करता, लेकिन हाँ, ब्राइट क्रोम ग्रुप के लिए एंट्री लेवल और टारगेट आप क्यों तलाश रहे हैं? मतलब एक तरफा एक शेयर चला और एक तरफा तेजी दिखाई। दो कंपनी के नंबर, रेवेन्यू सब कुछ ठीक है जो आने लग गया था। आप देख लेकिन रहे तेजी हैं कुछ ज्यादा तेज आपका नहीं दिख रही है अपना आपको? चैनल लगातार एक तरफा बाजार चल की रहा है। बाजीगर। चलते हुए शेयर क्यों पकड़ने इसे हैं? सब्सक्राइब रुके करें हुए शेयर और पकड़ लीजिए। वीडियो को बहुत सारे ऐसे लाइक शेयर हैं करें। जो कि मिसाल के तौर पर आज ये हैप्पीएस्ट माइंड देखा मैंने भी कुछ देर पहले, एकदम से सर्किट लगा, उसमें एकदम से तेजी आई। हैप्पीएस्ट माइंड बहुत दिनों से ऐसी सुस्त पड़ा हुआ था। क्या दिक्कत थी उस कंपनी में? कंपनी बहुत अच्छी है, नीचे के दाम मिल जाए तो आराम से आप उसमें खरीदारी कर सकते हो और नीचे के दाम मिल भी रहे थे। तो ऐसे शेयर ढूंढिए ना जो कि नीचे के दाम पर अवेलेबल हैं, बढ़िया कंपनी है, उनमें जाएं। ज़्यादा बेटर नहीं है उनमें क्यों जाना जो ऑलरेडी बहुत तेज़ी में है? फंस जाएंगे ऊपर, फिर आप ढूंढते फिरेंगे कैसे एग्जिट करें। TTM है उसका एग्जाम्पल है, पिछले 4 दिन सर्किट लग रहा है लोअर। तो अब ऐसे बहुत सारे नाम आते रहते हैं जहाँ पर तेज़ी आती है और ऐसे आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कम से कम रोज़ नहीं पे 500 मैसेज आते होंगे जिसको आर्लेटेड है वो शेयरों के नाम पूछते हैं, जिनके नाम कभी सुने नहीं, जिनके रेवेन्यूज़ कभी देखे नहीं, जिनकी प्रॉफिट्स कभी नहीं आए, जिनमें प्रमोटर नहीं है और उनमें भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पोजीशन लेना चाहते हैं। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ लिया, किसी दोस्त ने बता दिया। अवॉइड। दुनिया में इतने बढ़िया बढ़िया शेयर रखे हैं जिनको आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बना। अगर आपको पैसा बर्बाद करना है, अगर आपको पैसा फालतू है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी कंपनियों में पैसा डाल के आराम से शांति से बैठिए। छोटी अवधि में वो चल जाएंगे, हो सकता है पैसा बना भी दें, होता ना भी बनाए, लेकिन बढ़िया एटलीस्ट वो कंपनी में रहिए जहाँ सुकून तो है। उनमें आपको एटलीस्ट पैसा कम बनेगा लेकिन कंसिस्टेंटली बनेगा। इनमें पैसा बनेगा, एक तरफा बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप श्योर शॉट होकर रहना चाहेंगे लाइफ में या अनसर्टेन होकर बड़ी रकम कमाना चाहेंगे, वो आपके एपेटाइट के हिसाब से। और आप दोनों में, मतलब दोनों में बुराई नहीं है, वो भी ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन आप कॉल क्या लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नायका 20 शेयर 5 साल। शिवम साहब, कल भी ये बात हुई थी मेरी और आज भी मैं यही बोलूँगा कि नायका कंपनी बुरी नहीं होगी,
लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि अच्छी है कि नहीं, क्योंकि अभी उसने अपनी क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया नहीं है। एक क्वार्टरली परफॉर्मेंस में 1 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो ज़रा कुछ प्रॉफिट परफॉर्मेंस ऑन देने दीजिए। 5 साल की आप बात कर रहे हैं, 5 महीने भी अभी नहीं हुए, तो 5 साल का विजन कैसे रख दूँ, ये क्या करेगा? तो मतलब आप खुद ही बताइए, कैसे कह सकते हैं कि आप 5 साल बाद क्या करने वाले, जब आपने पहले 5 महीने में कुछ नहीं देखा क्या किया आपने। तो कोई भी अगर पढ़ना भी शुरू करता है तो पहले पेपर देते तो आप नहीं बोल दोगे ना कि उसको 5 साल बाद क्या करेगा। तो सिचुएशन देखिए, 2-3 क्वार्टर के नंबर देखिए, इनका एक्सपेंशन प्लान देखिए, कंपनी का ग्रोथ देखिए। अगर सब कुछ ठीक है तो ऑब्वियसली बात है 5 साल में बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्यों रहना। अनसर्टेनिटी जहाँ हो अवॉइड, सर्टेन रहिए। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं बाजार में, उनको आप देखिएगा। ओके, हीरो मोटोकॉर्प पे अमित जी, वैसे तो ऑब्वियसली बात है देश की नंबर 1 कंपनी है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ऑटो जो ईवी स्पेस है उसमें भी तीसरे नंबर पे आती है। ईथर में इनका स्टेक है। हीरो जो ऑटो में इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाती हैं वो इनकी नहीं है, वो दूसरे की है, दूसरे वाले भाई साहब की हैं, लेकिन इसमें ईथर में इनका स्टेक है और ये अपना भी कुछ काम कर रहे हैं जो एक्सपैंड करेंगे। आज ये खबर भी आ गई प्राइस हाइक की, तो 2 कंपनी तो अच्छी है, बॉटम के आसपास है, तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, तो आप आराम से बने रह सकते हैं और पोर्टफोलियो स्टॉक बना के रख सकते हैं। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कोई रिस्क भी नहीं है ज़्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और CESC 91, इंद्रनील साहब, चक्रवर्ती साहब, अरे तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आपने CESC को क्यों चुनाव किया होगा, कोलकाता बेस्ड कंपनी है शायद इसलिए, लेकिन कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बस थोड़ा महंगा शेयर है, क्योंकि ये जो भाव आप 50 रुपये 60 रुपये देख रहे हैं, ये भाव एडजस्टेड भाव है, ये कोई आज का वैसा भाव नहीं है, इसमें फेस वैल्यू एडजस्ट हुई है पीछे, तो फेस वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से आपको ये इतना सस्ते में दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज़ का दाम अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप एटलीस्ट इसका ध्यान रखिए कि जो भी आप भाव इसमें तलाश रहे हैं वो थोड़ा नीचे आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। पावर स्पेस में कई दिग्गज कंपनियां हैं जिनके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं। CESC भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, लेकिन प्राइस थोड़ा अपर एंड पर है। अगर वो प्राइस आपको थोड़ा अपर एंड से लोअर एंड की तरफ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रेवेन्यू रहेगा, आप उसको तब निवेश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाई डिवीस इज़ फॉलिंग, उमेश साहब, डिवीस 2 दिन पहले टूट रहा था, कल चला, आज फिर टूट गया, तो कल जो 3% चला था वो आपने नहीं देखा था, उसका भी तो जिक्र करिए। डिवीस को पहली बारी में 600 रुपये पे नई नज़र में आया था जब वो इसका एक प्लांट विजिट हुआ था, और उसके बाद इसमें USFD का फॉल्ट आ गया था। ये 1300 रुपये से शेयर टूट के 600 रुपये आ गया था उस समय का डिवीस, और आपके सामने 6000 का डिवीस है। ये 10 साल करीब हो गए इस बात को, लेकिन कंपनी तब भी अच्छी थी और आज भी है। अगर अच्छा माल है तो दाम कैसा भी हो वो अच्छा ही रहेगा। आप अगर कंपनी काम कर रही है, मुनाफा आ रहा है, कारोबार चल रहा है, तो इतना आप बस समझ के रखा करिए कभी भी किसी भी कंपनी के लिए कि Q2 और Q3 के बीच में कोई कारोबार रिलेटेड फ्लॉ तो नहीं आया है। अगर कारोबार रिलेटेड फ्लॉ नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर चलने दीजिए। थोड़ा ऊपर होगा शेयर, थोड़ा नीचे होगा शेयर। मान लीजिए कंपनी है जो हर क्वार्टर में 100 रुपये EPS कमाती है, जो बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एग्जाम्पल पे। तो अगर कोई कंपनी Q1 में 100 रुपये कमा रही है, Q2 में 110 कमा रही है, Q3 में 120 कमा रही है, फिर 140 कमा रही है, तो ऐसे करते करते वो 450-500 रुपये की EPS बना डालेगी साल की। लेकिन इस ड्यूरेशन में उसका भाव ऊपर नीचे एडजस्ट होता रहेगा, कभी वो महंगा हो जाएगा PE के लिहाज से, कभी वो सस्ता हो जाएगा PE के लिहाज से। तो अगर ये ऊपर नीचे हो भी रहा है तो भाव हो रहा है, सेंटिमेंट हो रहा है, कारोबार नहीं हो रहा है। तो कारोबार होने दीजिए ना, कारोबार तो चल ही रहा है बढ़िया। अगर कारोबार ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में आप बने रहिए, उसमें क्या दिक्कत है। थोड़ी ऊपर नीचे चलता है, कभी 100 का EPS है, कभी 90 आएगा, कभी 120 आएगा, कभी 80 आएगा, कभी 140 आएगा। तो एक गुड बैड टाइम तो सबके साथ होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। लेकिन स्टॉक की जैसे ही कभी बाजार ओवर रिएक्ट कर देगा, वो आपके लिए एक मौका होगा उसमें एंटर करने का। तो डिवीस अभी महंगा है, नीचे झटका दे दे और तो बढ़िया मौका है, आप आराम से एंटर करिए। 5000 5,500 के हाई से 4200-4300 का लो बनाया अभी रिसेंटली, और झटका आ जाए कहीं तो जैकपॉट है, आराम से आप एंटर करिए उसमें। ओके, बेक्टर फूड CMP पे लेना ठीक है सर। समीर साहब, बेक्टर फूड क्यों, मतलब ब्रेड सप्लायर हैं इसलिए, या इनका पीयर ब्रिटानिया है और ब्रिटानिया मल्टीपल वाइज शायद सस्ता है, एक, दूसरा इक्विटी वाइज भी बहुत छोटा है, इक्विटी साइज भी, तीसरा क्रेडिबल है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, चौथा 100 साल से इंडिया में है और मार्केट शेयर 32% है। तो वो ज़्यादा रिलायबल ट्रस्टवर्दी नहीं दिख रहा आपको बेक्टर के कंपैरिजन में। थोड़ा बेक्टर को परफॉर्म करने दीजिए अभी 1 साल 2 साल, और अपने आप सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बन गया ब्रिटानिया जैसा तो ज़रूर एंटर करिए।
अगर नहीं बनता है तो फिर ब्रिटानिया है ना, उसको ही देखिए। इस्टेब्लिश प्लेयर्स के साथ 70% पोर्टफोलियो, बचे हुए नॉन स्टैब्लिश प्लेयर्स के साथ 30% पोर्टफोलियो। अगर ऐसा आप रख सकते हैं तो ठीक है, ये सुनील सुब्रमण्यम साहब का कहना है। अगर ऐसा आप नहीं रख सकते हैं तो अभी रिस्क मत लीजिए। नए आईपीओज में पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी वो इतने प्रीमियम पर आए हैं। 100 रुपये की कंपनी में किसी इन्वेस्टर ने पैसा डाला था, वो 400 रुपये पे अपना हिस्सा बेच रहा है, जो सब्सक्रिप्शन के बाद 600 रुपये पहुँच गया और 800 पे लिस्ट हो रहा है। तो 100 रुपये वाला 800 पे निकल रहा है। अब आप उसे 800 से नीचे आने के बाद 600 में सोच रहे हैं ले लूँ, तो क्यों ले लूँ? थोड़ा और एडजस्ट होने दीजिए ना जब हो रहा है तो। या अगर आपको लगता है नहीं कंपनी ग्रोथ अच्छी है, बहुत बढ़िया कामकाज कर रहा है, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो बेस्ट है आप 600 पे थोड़ा सा ले लीजिए, 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर। 400 आएगा तो और ले लीजिएगा, 300 आएगा तो और ले लीजिएगा। अगर ग्रोथ है तो एवरेज करने में बुराई नहीं है, अगर ग्रोथ नहीं है तो एवरेज मत करिए, चाहे कुछ भी दाम मिल जाए। ओके, CMS IPO के लिए सर अप्लाई करने में बुराई नहीं है। मिश्रा साहब कंपनी तो अच्छी है। मेजर बिजनेस इनका जो है वो साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, इन 3 एरियाज़ में है। ईस्ट में थोड़ा कम काम है। कैश वगैरह आपकी बुक, इनकी गाड़ी देखी होगी, वो कैश डिप्लॉयमेंट में ये काम काज करते हैं। मैनेजमेंट में हमारे साथ कल मौजूद थी। लेकिन एक ही फ्लॉ है कि ये भी थोड़ा अपर एंड पर आ रहा है। और पूरी की पूरी जो IPO में एक बहुत खासा चीज़ है जिसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। IPO ला क्या रहे हैं? IPO है कि OFS है? अगर IPO है तो कंपनी के प्रमोटर स्टेक बेचेंगे, उस पैसे का उठा के वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इधर OFS है तो पूरा का पूरा प्रमोटर किसी न किसी इन्वेस्टर को एग्जिट देंगे। अगर वो एग्जिट मिल रहा है, OFS है, तो ऑब्वियस ही बात है उस कंपनी के साथ कुछ नहीं मिलने वाला, उस कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आ रहा। और अगर OFS में पैसा नहीं आ रहा तो कंपनी एक्सपेंशन प्लान कैसे तय होगा? क्या वो बाहर से बाद में पैसा उठाएंगे, या उनके पास इतना कैश जनरेट हो रहा है कि वो आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं? अगर इतनी अच्छी ग्रोथ है तो इन्वेस्टर निकल क्यों रहे हैं? सो ये 2-3 सवाल हैं, इनको आप लॉजिकली सोचिए। इस कंपनी में फ्लॉ नहीं है, लेकिन दाम बहुत महंगा है, तो वो आप देख लीजिए। लिस्टिंग गेन चाहते हैं और बाकी सब चीज़ें, तो उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बायोकॉन, औरोबिंदो, फेडरल मोगल। सतीश साहब, बायोकॉन में तो आज खबर आने वाली है, अभी कुछ देर में अनाउंसमेंट की बातचीत है। अगर अनाउंसमेंट आता है, किस तरह का अनाउंसमेंट है, तो अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, कल इस पर हम बात कर सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा, आप आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे दाम पे एवरेज भी कर सकते हैं। फेडरल मोगल की कंपनी अच्छी है, थोड़ा वॉल्यूम लो रहता है, लेकिन महंगा शेयर है, तो थोड़ा मतलब महंगा इज नॉट प्राइस वाइज, वैल्यू वाइज, तो आप उसको ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं। वैसी कंपनी ठीक है, आपकी खरीदारी नीचे के दाम पर है तो बात ज़रूर बने रह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सुजलॉन 7 रुपये 80 पैसे पे। कुणाल जी, मैं क्या बताऊं, एक ज़माने में निफ्टी का हिस्सा होता था सुजलॉन, आपको इतना बता देता हूँ। चलिए, एक ज़माने में 800 रुपये पे भी होता था, ये भी आपको बता देता हूँ। लेकिन कुछ तो वजह होगी, टूट टाट के 7 रुपये आ गया। डेट, सिचुएशन, कारोबार, सेल्स, लॉस, ये सब कुछ टर्म अगर आप समझें तो ये वही है, इनकी वजह से ये हाल हुआ है इसका। हाई प्लेज, अभी भी सिचुएशन में कोई फेरबदल नहीं है। 4 क्वार्टर के नंबर अगर इनको ठीक दिख रहे हैं आपको तो आप एंटर कर जाइएगा, अगर नहीं दिखे आपको तो मत एंटर करिएगा। बहुत बेसिक तरीका है। अभी आपकी खरीदारी 7 रुपये 80 पैसे की है, तेज़ी मिले और प्रॉफिट बन रहा है। मैंने भाव देखा नहीं बहुत दिन से सुजलॉन का, लेकिन अगर प्रॉफिट बन रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा निकल जाए, एटलीस्ट कैपिटल बचा लें अपना। बाकी आप शेयर फ्री वाले छोड़ दीजिए, कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए। इस तरह के शेयरों में वही बहुत है। छोटे शेयरों में आपको लगता है आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन आप खुद ही अंतर समझिए कि किसी भी मतलब ऑडी का दाम ऑडी वाला क्यों है और मारुति का दाम मारुति वाला क्यों है, तो कुछ तो अंतर होगा ना। वो अंतर ही प्रीमियम होता है, वो अंतर ही क्वालिटी आपको दिखाता है। तो उस क्वालिटी को आइडेंटिफाई करिए। वैल्यू, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 और शेयर है और 9 के 9 निफ्टी की अच्छी कंपनियां हैं, A ग्रेड के स्टॉक है, तो आप एक सुजलॉन ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में ही सिर्फ सुजलॉन है और ऐसे 10 और हैं तो आप एट रिस्क हैं, तो ज़रा कैपिटल बचा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, IB हाउसिंग सर, देवेंद्र साहब, यही मानता हूँ कि मैं शॉर्ट कवरिंग तो इसमें आनी चाहिए। अभी तो बैन में चल रहा है इसलिए शॉर्ट कवरिंग नहीं है, मतलब ये नियर टर्म की बात है। नियर टर्म में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। मुझे आज भी लग रहा था शॉर्ट कवरिंग आएगी क्योंकि एफ&ओ एक्सपायरी है, लेकिन वो बैन में है तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग नहीं हो पा रही है। जिस दिन ये बैन से बाहर हुआ उस दिन थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए इसमें। दूसरा, कंपनी का बिजनेस चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, अब बिजनेस भी चेंज होगा। तो मैनेजमेंट चेंज में एंटिसिपेशन है कि चीज़ें बेटर होंगी। अगर बिजनेस भी चेंज होता है और 2 क्वार्टर के नंबर बढ़िया आ जाते हैं फिर तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन
हैविंग सेड दैट ये सेक्टर भी थोड़ा डाइसी रहता है, तो आप मीडियम टर्म के लिए इसे अभी रखिए जब तक इसके नंबर में कोई कंटिन्यूस ग्रोथ या कॉन्फिडेंस नहीं आया, तब तक के लिए एटलीस्ट आप इसका ध्यान रखिएगा। ये फ्रंट लोडिंग की वजह से बिका है, यानी कि बाय ऑन रूमर था और सेल ऑन न्यूज़ हो गया, जैसे जी एंटरटेनमेंट हुआ है। इससे पहले जैसे ऐसे कई नाम हुए हैं जिसमें बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो गया, एस्कॉर्ट्स था। तो उस तरह की सिचुएशन बनी थी, इसीलिए बेटर यही है कि आप अभी तो पेशेंस रखिए, लेकिन 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के नंबर देखते रहिए। अगर सिचुएशन इंप्रूव हो रही है तो शेयर भी इंप्रूव होगा, शेयर इंप्रूव होगा तो थोड़ा थोड़ा आप एग्जिट हायर साइड पे कर सकते हैं। अभी के फिलहाल आप बने रहें। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर ग्रेफाइट इंडिया पे भूषण जी तेज़ी मिले आप निकल जाएं। ये 4000, 2200, 2100, 1800 वाले शेयर हैं जो एक साइकिल में तेज घूमते हैं और फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। इनके चार्ट आप गूगल में पहले देख लीजिएगा, गूगल में बोलता है इसलिए, और कहीं बोलता ही नहीं। इसकी और HEG दोनों के साइक्लिकल मूव में वाले स्टॉक है। साइक्लिकल का मतलब होता है कि जब तेज़ी आती है, इनमें कोई न्यूज़ फ्लो आता है तो ये तेज़ी पकड़ते हैं और तेज़ी के बाद फिर ये नीचे आ जाते हैं। तो इन्होंने ही मतलब HEG मुझे याद है कि उसने नीचे 600 भी दिखाया, उसने ऊपर 4000 भी दिखाया। ग्रेफाइट ने भी ऊपर शायद 2100 दिखाया और नीचे 600 दिखाया, 150 दिखाया। तो आप ज़रा देख लीजिए आप किस हिस्से में इसमें एंटर किए हुए हैं। तेज़ी मिलती रहती है, प्रॉफिट बन रहा है आपको, तो आप थोड़ा थोड़ा निकल सकते हैं। न्यूज़ फ्लो पे चलने वाले शेयर है, न्यूज़ फ्लो मिला, मोमेंटम मिला, निकल जाइए। ओके, प्लीज़ सजेस्ट अ स्टॉक अंडर 100 रुपी। चलिए, जहाँ सा भी आखिरी सवाल रहेगा जिसके मैं बात करता हूँ। 100 रुपये के नीचे क्यों? क्या ऐसा हो जाने वाला 100 रुपये के नीचे? क्या बदल जाएगा 100 रुपये के नीचे? आप उम्मीद करते हैं मारुति को 100 रुपये के नीचे, रिलायंस को 100 रुपये के नीचे, TCS को 100 रुपये के नीचे, HUL को 100 रुपये के नीचे, एशियन पेंट, पीडीलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट, किसी को भी 100 रुपये के नीचे नहीं, क्योंकि ये सब वो क्वालिटी हैं जो महंगे हैं और ये कभी ना कभी सस्ते होते हैं, जो मार्च 2020 में हुआ था। तो वो दिन तलाशिए जब ये शेयर उस दाम पर मिले जिस दाम को आप ढूंढ रहे हैं। 100 रुपये के नीचे, 50 रुपये के नीचे, 20 रुपये के नीचे टर्म रखेंगे तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो एंड अप करेगा उन्हीं तरह के शेयरों के जिनकी डिजर्व वैल्यू वही है। तो आप मत करिए इस तरह की चीज़ें। 100 रुपये के नीचे में आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लेंगे, आपको यही लगता है 100 रुपये का शेयर 120 रुपये होने में बहुत समय लगाएगा, लेकिन 1000 रुपये का शेयर 1200 रुपये अगर क्वालिटी है तो बहुत समय नहीं लगाएगा। तो उस तरह से सोचिए, कोई चीज़ महंगी क्यों है उसको अंदाज़ा लगाइए कि उसमें कुछ तो बात होगी महंगी है। नेस्ले 18,000 का क्यों है, या अपोलो 4000 का क्यों है, फोर्टिस 300 का क्यों है? कुछ तो अंतर होगा। आप इक्विटी साइज ही देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। फोर्टिस ज़्यादा महंगा है आज भी अपोलो से, भले वो 4000 रुपये का और भले वो 300 रुपये का है, लेकिन फोर्टिस का जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो 5 टाइम बड़े हैं अपोलो हॉस्पिटल से। तो अगर आप उसको एडजस्ट करेंगे तो फोर्टिस आज भी ज़्यादा महंगा है अपोलो से। उनके रेवेन्यूज़ का अंतर देखिए, उनकी इक्विटी का अंतर देखिए। तो इस 100 रुपये के चक्कर में मत पड़िए। आपको लगता होगा टाटा पावर, टाटा स्टील सस्ता है, नहीं, टाटा स्टील ज़्यादा सस्ता है, टाटा पावर महंगा है। तो वैल्यू और प्राइस का अंतर समझिए क्या होता है, फिर आप बाज़ार में निवेश करिए, वो ज़्यादा बेटर है। खैर चलिए, बहुत सवालों को ले लिया, माफ़ी, आज ज़्यादा लोगों से बात नहीं हो पाई क्योंकि सवाल बड़े अलग अलग तरह के थे, अटपटे थे रादर। लेकिन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं कल फिर इसी समय पर। तब तक के लिए ज़रा ध्यान से